मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी स्वामिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं स्वामिनी का भाग 2। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजू भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता, भोजन में किफ़ायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ ना कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कौरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे थे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज़ थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि ना हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योति कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता है। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने को जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊँगा। अब आगे लड़के वाले हुए, इसके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारी तो किसी तरह कट गई। लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, उनका मुँह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी ना हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई, उसे संदेह हुआ शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को ना कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन ही मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुख भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए न धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आद्रकंठ होकर बोला, भाभी यह तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाली यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी में के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन। यहाँ देहात में लड़के पढ़े लिखेंगे, बच्चों के बिना उनका जी भी वहाँ ना लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्चा होता है उतने से सारा घर आराम से चलता है। प्यारी बोली, तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार ना थी, कुछ दिन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यही बंधन रहा तो जाने से फ़ायदा ही क्या। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि में एक दिन पहले ही प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियाँ पकाईं। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए अकेली रहने का अवसर भी नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देख प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल चुके हैं। तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिस खाद को खा खा कर पली थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर शुद्ध होने से ना रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही है। नई नई चीज़ों को देखते, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य कर दिया था। प्यारी के सिर सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी,
दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम में व्यस्त थी। लड़कोरी ना होकर भी वह बच्चों की लालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना चाहिए। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर ना हिलाएं, तो यह हो नहीं सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं। उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। धेले का खिलौना हजार घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिससे वह दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी। किसके साथ हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थीं। वह कोई काम करते करते जैसे खोसी जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, वह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है। किसी पर कोई ज़बरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार के लिए गोद लेना चाहती थी तो रोने का सा मुँह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर गाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बहुत बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना। तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भब्बड़ में उसको इन बातों का मौका ना मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रही। वह इतनी विहल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुध न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवा हज्जू को बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुँह हाथ धो, कुछ खाओ पियो। कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इन तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थीं, पर उसकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोगू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोगू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती। यह काम करने क्यों नहीं जाता। यह मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिझक देने को जीना चाहता। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्षोभ का विवेक कम हुआ। जीवन में व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व यों ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करता था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है मैं उसके आस से बैठी हूँ। उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ कपड़े पहनने लगी। मांग चोटी की ओर से भी उतनी उदासीन न थी। आभूषणें में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों की सींच कर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थीं। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थीं। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोकू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोकू ने कहा,
4 क्यारियाँ बच रही थीं। मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूँ, कल का झंझट कौन करे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता था। अब सब कुछ उसके साथ हो रहा था, हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आदमी जान रख कर काम करता है। हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत में आज ना होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यह आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों की ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो चाव के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ। सवेरे में पहुंचा तो कोई और आकर न छेंक लेता, फिर उठावरे तक राह देखनी पड़ती। तब तक तो सारी उख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तुम, मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल। मैं तो कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू बोला, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल से कभी सिर तक को दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहाँ रात भर काम करता रहूं। प्यारी बोली, मैं क्या जानूं, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता तो कहते थे जुर आ गया है, पेट में दर्द था। जोगू झेंपता हुआ बोला, वह बातें जब थीं जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे हैं, मैं ना करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी बोली, मैं क्या देख भाल नहीं कर सकती? जोखू, तुम बहुत करोगी, 2 बार चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुँह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लूँ। 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हैं। जोहू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा सेर की 2 रोटा बनाकर खिला दो तो खा लूँ। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट बनाता हूँ और उपले पर सेंक लेता हूँ। कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पढ़ रहता हूँ। प्यारी बोली, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू बोला, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी फिर बोली, बको मत, चटपटा कर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को सानी पानी देता आऊँ तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने में कोई ज़रूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान ना सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के ज़माने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघा और बढ़ा लिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। प्यारी बोली, तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे। जोखू बोला, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँगा? चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आज सेर से रह गया। एक दिन तौलो तब मालूम होगा। तौला है बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूँ, धान ना रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। जोखू, तुम्हारी बला से मैं भी हलकान होता रहूँगा, यह देख किस काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूँगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है, मैं और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा
कल से जाना आज बैठो। जोगू ने मानो बंधन में पड़कर कहा। अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा। कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते। अकेले मरती हूँ तब एक से दो हो जाऊंगी। जोगू शर्माता हुआ बोला। तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी। मालकिन किससे सगाई कर लूँ यहाँ, ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूँगा जब गहनों के लिए मेरी जान खाती रहेगी। प्यारे, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई। ऐसी औरत कहाँ मिली जो गहने भी ना चाहे। जोगू, यह मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहती हो। जोखू ने कहा, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर धकेलती हुए कहा। कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलवा के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से राख हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह गए।